12 अक्टूबर 1972 एक छोटा सा चार्टर्ड एयरप्लेन साउथ अमेरिका की कंट्री यूरुग्वाय से चिली के कैपिटल सैंटियागो के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में रग्बी टीम के प्लेयर्स अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ मौजूद होते हैं और कुल मिलाकर टोटल 45 पैसेंजर्स इस प्लेन पर सवार होते हैं। आमतौर पर यूरुग्वाय से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटों का ही वक्त लगता है, लेकिन रास्ते में इसके दरमियान आती हैं खौफनाक एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद ये एंडीज की पहाड़ियां दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां मानी जाती हैं। लेकिन यही खूबसूरत पहाड़ियां आगे चलकर इन पैसेंजर्स के लिए दर्दनाक यादों का बायस बनती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से पायलट से डिसाइड करते हैं कि वो अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में एक रात के लिए स्टे करेंगे और मौसम के साफ हो जाने के बाद वो फिर से 13 अक्टूबर की सुबह को अपना सफर शुरू करेंगे। 13 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। अगले 1 घंटे तक सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। प्लेन सैंटियागो के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ी इलाकों में ही था। पायलट्स प्लेन को डिसेंड करते हैं। डिसेंड करते वक्त प्लेन में बहुत तेज टर्बुलेंस शुरू होती है और प्लेन बहुत ज्यादा तेजी से हिलने लगता है। देखते ही देखते प्लेन बादलों में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये प्लेन बादलों से बाहर निकलता है तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। पायलट्स प्लेन को इमीडिएटली ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं और एल्टीट्यूड गेन करने के लिए मैक्सिमम पावर लगा देते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन के पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है और पीछे बैठे हुए 3 पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए प्लेन हवा में ही रहता है, लेकिन फिर से एक और चट्टान से टकरा जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचता है, जो सीधा एक ग्लेशियर पर जाकर गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उस ग्लेशियर से नीचे आता है और तकरीबन 700 मीटर ट्रेवल करने के बाद आखिरी बार एक चट्टान से आकर टकरा जाता है। इस हादसे में 12 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 2 पायलट्स भी शामिल होते हैं, जो कॉकपिट के क्रैश हो जाने की वजह से फौरन मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी पहाड़ियों में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा होता है। अटलांटिस के इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिशों में लगे हुए हैं। आखिर जमीन का वो कौन सा हिस्सा था जहाँ अटलांटिस बसा करता था, और उस दिन उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज उनका नामो निशान भी दुनिया में मौजूद नहीं है। इन्हीं मिस्ट्रीज को हल करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से समुद्र का रुख करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें हर बार बेकार जाती हैं। लेकिन 1967 में ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समुद्र में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था, जो शायद अटलांटिस की इस मिस्ट्री को बहुत जल्द अपने इख्तिताम तक पहुंचाने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के इस हिस्से में कई दफा डाइव किया, लेकिन हर बार उसे मायूस होकर लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार जब निकोलस ने समंदर में डाइव किया तो उसकी नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इन पत्थरों की शेप बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, यानी कि इन्हें खुद हाथों के जरिए काट कर ये शेप दी गई थी। ये देखने के बाद निकोलस ने मजीद गहराई में जाने का फैसला किया। जब निकोलस मजीद गहराई में गया तो उसने देखा कि ऐसे कई हजार पत्थर हजारों मीटर्स के एरिया पर फैले हुए थे। निकोलस ने फौरन उन पत्थरों की पिक्चर्स को कैप्चर किया और वापस चला गया। अगली बार निकोलस अपनी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से समुद्र के उसी हिस्से में गया। निकोलस की टीम ने जब यह नजारा देखा तो वो दंग रह गए थे। उन पत्थरों के दरमियान मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, बिल्डिंग्स की फाउंडेशन और कच्ची सड़कों समेत वो तमाम निशानियां मौजूद थी, जो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि किसी दौर में जब ये जगह समंदर की सतह से ऊपर होती थी तो यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिनका आज इस दुनिया में नामो निशान तक भी मौजूद नहीं है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा शहर था, जिसे बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ डिजाइन किया गया था। इस अंडर वाटर सिटी को पाब्लो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने डिस्कवर होने के बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को झिंझोड़ कर रख दिया था।